हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सब लोगों ने जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और वो कैसे खादी क्लॉथ्स को और इंडियन जो फॉरेन बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे रेबिलियन हुआ कंट्री साइड में, विलेजेस में, जो बाबा रामचंद्र और अलूरी सीताराम ने किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्लांटेशन, जो उन्हें जो ब्रुटली मारा गया, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि गांधी राज स्टार्ट हो गया था और सब अंग्रेज लोग चले गए थे, इसलिए वो घर की तरफ जा रहे थे। और तभी बीच में सब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। उसके बाद यहीं पे ही खत्म हो गया था। तो फिर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टूवर्ड्स सिविल ओबीडियंस डिसओबीडियंस। आज हम पढ़ेंगे कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में महात्मा गांधी ने परीक्षण डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटा दिया जाएगा, मतलब ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो चोरी चौरा कांड के वजह से 1922 में हुआ था, जो बहुत सारे पुलिस ब्रिटिश ऑफिसर्स मर गए थे। गांधी जी ने ये देखा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया। ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग इनटू वायलेंट मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज needed to properly train and before they could ready for mass struggles। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कैसे ये मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कैसे हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए सत्याग्रही जो हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेंड, मतलब अच्छी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके बाद उन्हें मास स्ट्रगल के लिए रेडी किया जाएगा। उसके बाद विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वेर बाय now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to provision councils that had been set by Government of India Act of 1919। उसके बाद बहुत सारे जो कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारे मेंबर्स थे, वो उन लोगों ने ट्राई किया कि मास स्ट्रगल करें और कैसे भी इलेक्शन में प्रोविजनल काउंसिल, मतलब इलेक्शन में खड़े हो जाए, पार्टिसिपेट करें अंडर द एक्ट ऑफ Government of India Act of 1919। Okay, they felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic। उसके बाद वो लोग का सोचना ये था कि हम अगर कैसे भी काउंसिल के अंदर चले जाएं, हम ब्रिटिश पॉलिसीज को हम अपोज कर सकते हैं, मतलब उनको गलत साबित कर सकते हैं, और तो और कैसे रिफॉर्म आए, और also demonstrate that these policies were not truly democratic, और उन्हें बताया जाए कि ये पॉलिसीज जो हैं ये टोटली डेमोक्रेटिक नहीं है। उसके बाद CR दास, मतलब चित्तरंजन दास and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a written council politics। उसके बाद उन दोनों ने स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने शुरू कर दिया स्वराज पार्टी, क्योंकि उन्हें आर्ग्यू करना था काउंसिल पॉलिटिक्स के बारे में। ओके, बट यंगर लीडर लाइक Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical agitation and for full independence। जैसे जो जवान, मतलब यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों ने बहुत सारे मास स्ट्रगल किए, और वो चाहते थे कि कैसे भी हमें स्वराज मिल जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए। ओके, इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसोसिएशन, टू फैक्टर्स अगेंस्ट shaped Indian politics towards the late 1920s। ऐसे सिचुएशन में दो चीजें बहुत अहमियत थी जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में आगे ले गया लेट 1920s में। फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला ये था कि कैसे इंडिया इफेक्ट हो रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो
वर्ल्ड वॉर हुआ उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल from 1926 and collapsed after 1930। एग्रीकल्चर प्राइस तो पूरा का पूरा डाउन हो गया था 1926 में, और तो और 1930 में और भी डाउन हो गया था। as the demand of for agriculture goods fell and exports declined। उसके बाद एग्रीकल्चर गुड्स का जो प्राइसेस है मतलब डिमांड भी कम हो गया था, और तो और एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गया था, एक्सपोर्ट्स बंद हो गया था। पीजेंट्स फाउंड इट टू डिफिकल्ट सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। उसके बाद पीजेंट्स जो कृषक थे, जो कृषक लोग थे, उन्हें मतलब उनका कोई मतलब वो बेच ही नहीं पाते थे। उसके बाद वो रेवेन्यू कहाँ से भरेंगे। बाय 1930 द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। उसके बाद कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल मतलब 1930 में पूरा का पूरा उलट पुलट हो रहा था विलेजेस में। ओके, कंट्री साइड का मतलब विलेजेस होता है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए सेक्टोरल कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। उसके बाद एक टोरी गवर्नमेंट हुआ ब्रिटेन में, कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। उसके बाद एक नया गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश की ब्रिटेन ने सर जॉन साइमन के अंडर में। उसके बाद सेटअप इन रेस्पॉन्स टू नेशनल मूवमेंट। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नेशनल मूवमेंट के हिसाब से हम लोग सेटअप करेंगे। द कमीशन वाज to look into functioning of the constitutional system in India and suggest changes। उसके बाद ये कमीशन कैसे इंडिया में फंक्शन होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में कैसे चल रहा था, और उसके बाद ये काम करना था कि कैसे चेंज हो जाए। ओके, मतलब कौन कौन से चेंजेस लाने थे, ये सब जो काम था सर जॉन साइमन को सौंप दिया गया था, उनके टीम को। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। प्रॉब्लम ये था कि एक भी मेंबर उनके टीम का, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दे वेर ऑल ब्रिटिशर्स, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इसलिए जब when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon"। उसके बाद जब साइमन कमीशन इंडिया में आए उसके 1928 में, तो सब लोग स्लोगन करने लगे "गो बैक साइमन, गो बैक साइमन", कि अगर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होगा तो इंडिया के भलाई के बारे में सोचेगा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर। और यही देखते हुए सब लोग स्लोगन बोलने लगे, फिर से जाओ साइमन, मतलब गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। सब लोग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सब लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vast offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। This did not satisfy the Congress leader। उसके बाद बहुत सोचने के बाद लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जिसमें इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जाए। ओके, और इसके बाद द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के अंडर में, उन्हें लीड किए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बिकम मोर एसोसिएटिव, और बहुत एग्रेसिव भी हो गए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रोपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। उसके बाद जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल के सिस्टम के अंदर, जो हम मतलब इंडियन थे, उन्हें वो लोग चाहते थे कि कैसे भी हमें अच्छा एक फ्रेमवर्क, मतलब अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन मिले जिसके अंडर मतलब ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर वो भी अपना
इन्फ्लुएंस, मतलब जो अपना सीट को, मतलब जो सीट होता है ना, वो खोने लगे थे, मतलब उनका डोमिनेंस भी कम होने लगा था, उनके बाद भी कोई नहीं सुन रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. उसके बाद 1929 में, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर एक लाहौर कांग्रेस में डिमांड किया गया कि पूर्ण स्वराज हो जाए, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day when people were to take a place to struggle for a complete independence. उसके बाद 26 जनवरी 1930 को उन लोगों ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट किया जाए इंडिपेंडेंस डे. ओके, वेयर टू टेक प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और जहां पे प्लेस लिया जाएगा कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए. बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटिल अटेंशन. ये जो मतलब जो बनाया गया 26 जनवरी 1930 को, बहुत कम लोग अट्रैक्ट हुए, ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हुए. सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए रिलेट टू दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कांस्टेंट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ. तब महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना हम इश्यूज से एवरीडे लाइफ का, उसके हिसाब से हम इस स्ट्रगल को बढ़ाया जाए, मतलब अट्रैक्ट किया जाए लोगों को. इसलिए उन्होंने सोचा कि सॉल्ट मार्च किया जाए, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ओके, यहां से शुरू होता है सिविल मेन पार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का. ओके, एक्चुअली स्टार्ट हो गया था 1922 में, पर फिर भी ये सबसे मेन मुद्दा है. ओके, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. महात्मा गांधी फाउंड इन ए सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. महात्मा गांधी ने सोचा कि सॉल्ट एक अहम मुद्दा हो सकता है यूनाइट करने के लिए सब पूरा का पूरा नेशन को. ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin starting 11 demands. उस 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन के पास गांधी जी ने 11 डिमांड की मांग की, एक लेटर में लिख के भेज दिया. ओके, सम ऑफ दिस वेर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, और ये सब जनरल इंटरेस्ट है, मतलब जो आम दिनों में होता है ना हमारा डिमांड. ओके, अदर वेर स्पेसिफाइड डिमांड्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, और अदर डिफरेंट क्लासेस के लिए अदर डिमांड्स थे, स्पेसिफिक डिमांड्स थे. फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक. The idea was to make the demands wide ranging. ये आइडिया जानबूझ के भेजा गया ताकि ये डिमांड पूरा का पूरा वाइड हो. ओके, so that all the classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign. गांधी जी ने ये सोचा कि हम अगर ये आम मुद्दों को अगर भेज दिया जाए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास, तो फिर हम यूनाइट हो सकेंगे, एक यूनाइट कैंपेन हो सकता है. ओके, द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स. इसमें जो सबसे अहम मुद्दा था सॉल्ट टैक्स को. ओके, सॉल्ट टैक्स जो कर्ज, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू लगा देते थे सॉल्ट के ऊपर भी, वो एबोलिश करने के लिए महात्मा गांधी ने डिमांड किया था. सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक. सॉल्ट एक अहम मुद्दा था, मतलब जो रिच भी, अमीर भी यूज करते थे, गरीब लोग भी यूज करते थे. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, और उन्होंने बोला कि ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम है फूड में. द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन. द महात्मा गांधी declare revealed the most oppressive phase of British rule.
उसके बाद बोले कि अगर हम अगर इस सॉल्ट टैक्स को अगर आप लोग अगर नहीं मतलब टैक्स को नहीं हटाओगे तो हम लोग भी कैंपेन करेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी लेटर was in a way ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter started the Congress could launch a civil disobedience कैंपेन। उसके बाद महात्मा गांधी ने बोला कि अगर 11 मार्च तक या अगर हमारा डिमांड अगर फुलफिल नहीं हुआ तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लागू करेंगे, लॉन्च करेंगे। गांधी जी ने ये बोला था। इरविन वाज अनविलिंगली टू नेगोशिएट। उसके बाद इरविन इग्नोर करते रहे, डिनाइड करने लगे। सो महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। उसके बाद महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत की। उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे जिसके ऊपर वो आंख मूंद के भरोसा करते थे। द मार्च वाज ओवर 840 माइल्स और ये 840 माइल्स चलना था उन्हें। द गांधीजी फ्रॉम गांधीजी आश्रम इन साबरमती से लेकर गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी तक। द वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 डेज। वॉलंटियर्स जो सारे लोग 24 दिन तक चले। अबाउट 10 माइल्स ए डे, हर दिन 10 माइल चढ़ते थे। और thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them that what he meant by Swaraj and argued them to peacefully defy the British। उसके बाद महात्मा गांधी जहां जहां रुके वहां आके लोगों ने उनके स्पीच को सुनने लगे। और महात्मा गांधी ये बोलते थे कि हमें स्वराज चाहिए और हमें स्वराज की अगर जरूरत है तो फिर हम लड़ेंगे, मतलब मास स्ट्रगल करेंगे नॉन वायलेंस के थ्रू। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी। द ceremonially violated the law मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और उन्होंने 6 अप्रैल को वो रीच कर दिए डांडी को। वो डांडी को पहुंचने के बाद उसके बाद वो अपना वो जो लॉ था लॉ को तोड़े। उसके बाद मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट को बाय बॉइलिंग सी वाटर। उसके बाद सी वाटर को बॉइल करके उन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोर शोर से चालू होने लगा। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? उसके बाद कैसे ये मूवमेंट अलग था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से? ओके, हम इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, people were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 1922। उसके बाद जो लोग जो थे इग्नोर करने लगे थे जो ब्रिटिशर्स के जो रूल्स को रिफ्यूज करने लगे थे उनके कोऑपरेशन को, जैसे वो कर दिए थे 1921 और 22 में। बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल रूल्स। और उसके बाद उन्होंने कॉलोनियल लॉस को भी ब्रेक करने लगे, तोड़ने लगे। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। हजारों लोग तोड़ दिए सॉल्ट लॉ को, मैन्युफैक्चर किए सॉल्ट को एंड डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। उसके बाद गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ही उन्होंने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। आज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ। उसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट को स्प्रेड होता गया फॉरेन क्लॉथ्स वाज बॉयकॉटेड। फॉरेन क्लॉथ्स को भी खरीदना लोग बंद कर दिए। लिक्विड शॉप्स वेर पिक्ड। लिक्विड शॉप्स को भी बंद करना शुरू कर दिए थे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। और उसके बाद जो किसान लोग थे वो लोग भी बंद कर दिए थे रेवेन्यू पे करना और तो और चौकीदारी टैक्सेस को भरना। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। उसके बाद जो विलेज के जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। एंड मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। उसके बाद बहुत सारे जगहों पे फॉरेस्ट पीपल
जंगल में रहते थे उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर दिया था। और जो रिजर्व के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो फ्रूट्स, उसके बाद कलेक्ट वुड को कलेक्ट करना शुरू कर दिए, और तो और कैटल्स को भी ग्रैज करना शुरू कर दिए थे। ओके, worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। और ये सब देख के ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत गुस्सा आया, और दिस लीड टू वायलेंट क्लासेस इन मेनी प्लेसेस। कांग्रेस के लीडर को वन बाय वन अरेस्ट करने लगे, और उसके बाद वायलेंट क्लासेस शुरू हो गया था। व्हेन अब्दुल जाफर खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाते हैं, ए डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, वॉज अरेस्टेड इन 1930। अरेस्ट कर दिया गया 1930 में, अप्रैल 1930 में। उसके बाद एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सिटीज ऑफ पेशावर। उसके बाद पेशावर में बहुत सारे लोग पूरा गुस्से में आके तोड़ फोड़ करने लगे। उसके बाद फेसिंग ए मॉड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, उसके बाद पुलिस पे भी फायरिंग करने लगे। मेनी वेर किल्ड। ए मंथ लेटर महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। उसके बाद एक महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर दिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। उसके बाद सोलापुर के लोगों ने अटैक कर दिया पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को भी, और तो और लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। और जो ब्रिटिश रूल जो सिंबलाइज करते थे, लॉ कोर्ट्स को भी, रेलवे स्टेशन को भी, सबको तोड़ दिया। मतलब जो दंगा करने लगे, मारने लगे ब्रिटिश ऑफिसर्स को। ओके, फ्राइटेंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विथ ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। उसके बाद गवर्नमेंट भी बहुत मतलब तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन को लागू किया। पीसफुल सत्याग्रह वर अटैक्ड। उसके बाद बहुत सारे सत्याग्रह को अटैक किया गया। वुमेन चिल्ड्रन वर बिटेन। लड़कियों को मतलब वुमेन्स को, नारियों को और बच्चों को भी मारने लगे। और तो 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख से भी ऊपर लोग अरेस्ट हो गए। ओके, in such a situation Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving on 5th March 1931। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी ये सिचुएशन देखकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी ऑफ कर दिया। ओके, सिविल डिसओबीडियंस को भी ऑफ कर दिया। और उसके बाद पैक्ट ऑफ इरविन के अंडर उन्होंने 5 मार्च में एक मीटिंग किया। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी रिकॉन्स्टेंटेड इन पार्टिसिपेशन इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इरविन पैक्ट के अनुसार उन्होंने वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, राउंड टेबल इन लंदन में। ओके, एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उसके बाद गवर्नमेंट राजी हो गए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाए। ओके, इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी 1931 दिसंबर में वो जाके लंदन में पहुंचे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उसके बाद वो जैसे सोचते थे जैसे सोच रहे थे वैसे कुछ भी नहीं हुआ, और वो मायूस होकर घर को लौट गए, मतलब इंडिया आ गए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उसके बाद उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ नया स्टार्ट कर दिया था लोगों को अंडर लाने के लिए, इंडिया के लोगों को। जाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। जाफर खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstration and
एंड बॉयकॉट्स। उसके बाद बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर ने डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस अब एक इलीगल है, मतलब बंद कर दिया जाएगा, और जो मीटिंग्स होता था, बॉयकॉट्स या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, उन्हें भी प्रिवेंट कर, मतलब उन्हें भी हटा दिया गया। विथ ग्रेट एप्रिसिएशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। उसके बाद फॉर ओवर ए ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड। उसके बाद एक साल तक मूवमेंट कंटिन्यू रहा, और बट बाय 1930 इट्स लॉस्ट इट्स मोमेंटम। उसके बाद 1934 को उन्होंने अपना मोमेंटम खो दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। कैसे लोग सोचते थे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो विलेजेस में जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब जो अमीर कृषक किसान लोग थे, वो लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेर एक्टिव इन द मूवमेंट। वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते थे इस मूवमेंट में, क्योंकि उन्हें उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, रेवेन्यू लगाया जाता था, इसलिए were active in the movement being produced of commercial crops. They were very hard hit by the trade depression and falling prices. वो लोगों को बहुत सफरिंग करना पड़ा था इस जो डिप्रेशन हुआ था, जो ट्रेड डिप्रेशन और प्राइसेस जो कम हो गया था। आज देयर कैश इनकम डिप्रेस्ड, जो उनका कैश इनकम कम हो गया था, दे फाउंड दैट इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड। उसके बाद उन्हें लग रहा था उनको इम्पॉसिबल हो गया था कि वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उन्हें पे कर सके, उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो गया था। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू। उसके बाद गवर्नमेंट में भी रिफ्यूज कर दिया था कि हम रेवेन्यू को कम नहीं करेंगे। डिमांड लीड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। उसके बाद ये पूरा वाइड स्प्रेड हो गया, लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था कि रेवेन्यू कम नहीं किया जा रहा था, और तो और प्राइसेस भी कम हो रहे थे। दीज रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद रिच पीजेंट्स जो थे पूरा का पूरा हेल्प कर रहे थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड टाइम्स फोर्सिंग रिलिक्वेंट मेंबर्स। उसके बाद वो मूवमेंट्स को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और तो और अपने मेंबर्स को साथ में रखते थे टू पार्टिसिपेट इन ए बॉयकॉट प्रोग्राम। उसके बाद पार्टिसिपेट करते थे बॉयकॉट प्रोग्राम में। फ्रॉम देम द राइट फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उसके बाद जो फाइट हो रहा था स्वराज के अगेंस्ट हाई रेवेन्यू के हिसाब से, ये बहुत बड़ा बन गया था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। उसके बाद जब बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। उसके बाद लोगों को बहुत मायूसी हुई, क्योंकि 1931 में जब मूवमेंट चल रहा था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का, तब रेवेन्यू के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। इसीलिए सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड, उसके बाद जब मूवमेंट शुरू हुआ, मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। उसके बाद बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। द पोअर peasantry were not just interested in the lowering of revenue demand। उसके बाद जो पोअर पीजेंट्स थे वो लोग भी नहीं मतलब इंटरेस्ट भी नहीं थे रेवेन्यू को कम करने के लिए। ओके, मेनी ऑफ देम
were small tenants cultivating land and they have rented from landlords. उसके बाद बहुत सारे कम छोटे किसान लोग थे और तो और वो लैंड पे भी कल्टीवेट करते थे जहां पे उन्हें रेंट देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को. As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. उसके बाद जब डिप्रेशन और बढ़ता गया, कंटिन्यू रहा, उसके बाद इनकम्स कम होते गए, उसके बाद स्मॉल टेनेंट्स जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्हें बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ा रेंट देने के लिए. दे वांटेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड. उसके बाद वो चाहते थे कि कैसे भी करके हम रेंट पेमेंट्स को लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे. दे जॉइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स. उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ताकि उन्हें लगेगा कि कैसे भी करके जो रेवेन्यू और रेंट्स है उन्हें कम कर दिया जाए. Apprehensive of rising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwillingly to support no rent campaign in most places. So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. उसके बाद ये जो था मतलब जो appraising the raising issue that might upset, उसके बाद जो ये सब जो चल रहा था, ये रिच पीजेंट्स जो अमीर पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें वरी कर दिया, मतलब अपसेट कर दिया, मतलब दुखी कर दिया. क्योंकि ये जो कांग्रेस ने ना चाहते हुए भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ा नो रेंट कैंपेन को बहुत सारे जगहों पे. और क्योंकि ये अगर सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पोर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन. क्योंकि कांग्रेस भी चाहते थे कि कैसे भी पोर किसान लोग हैं, जो गरीब किसान लोग हैं, वो कैसे भी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे. ओके, और ऐसे ही स्ट्रगल में उनका साथ देते रहे. What about the business classes? How did they relate to civil disobedience movement during the First World? कैसे बिजनेस क्लास भी पार्टिसिपेट करते थे, कैसे उन लोगों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हेल्प किया, रिलेट किया गया उन्हें भी. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम मोर पावरफुल. जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 में हुआ था, जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हें बहुत प्रॉफिट होने लगा. क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, इसलिए ब्रिटिश लोग खरीद रहे थे और उसके बाद उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ और वो बहुत पावरफुल बन गए. और उसके बाद उन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर दिया. दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, दे रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज. उसके बाद वो लोग अगेंस्ट चले गए कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट, ताकि क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था बिजनेस एक्टिविटीज को. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ए रूपी स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट कुड डिस्करेज इंपोर्ट्स. उसके बाद वो लोग चाहते थे कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए इंपोर्ट जो हो रहा था फॉरेन गुड्स, एंड रूपी स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट कुड डिस्करेज इंपोर्ट्स. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट they found the Indian Industrialist and Commercial Congress in 1920. उसके बाद बिजनेस में इंटरेस्ट और बढ़े, ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन एंड द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927. उसके बाद और एक फॉर्म किया फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में, FICCI, led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla. The industrialists attacked colonial control over the Indian economy
और ये दोनों ने मिलकर बहुत सारे मतलब अटैक कर दिया कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर। ओके, ये जो ऊपर जो था ना FICCI और इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, मैं गलत बोल रहा था कि ब्रिटिश ने फॉर्म किया था, ये इन दोनों ने फॉर्म किया था। ओके, टू सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन द इट वाज फर्स्ट लॉन्च। ये सपोर्ट किया, ये दोनों ने सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। जैसे जैसे ये पहले लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। और ये लोग बहुत सारे ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी किए और उन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया था कि हम कोई भी बाहर का चीज खरीदेंगे या बेचेंगे नहीं। Most businessmen came to see Swaraj as a time when the colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry were flourished without constraints। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर इनके साथ अगर ट्रेड या फिर बिजनेस नहीं करेंगे तो उनका भी फ्लोरिश मतलब डिमिनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट after the failure of round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged distribution of business as well as the growing influence of socialism among the youngest member of the Congress। वो लोग मायूस हो गए थे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके काम में बिजनेस में बाधा डाल रहे थे, इसीलिए ये इफेक्ट यंगर मेंबर को भी इफेक्ट करता था कांग्रेस को। ओके, सोशलिज्म के द्वारा द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन द लार्ज मेंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन लार्ज नंबर्स, पार्टिसिपेट नहीं किए थे एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, सिर्फ नागपुर रीजन में ही पार्टिसिपेट किए थे। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम टू क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स एंड स्टे अलूफ, बट इन द स्प्लिट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम। वो लोग जैसे जैसे मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स पार्टिसिपेट करने लगे इस मूवमेंट में और कांग्रेस के पास आते रहे, वो बहुत सारे वर्कर्स उसके बाद पार्टिसिपेट करने लगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि गांधी जी के आइडियाज को वो अपनाना चाहते थे, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस, उसके बाद लो वेजेस के अगेंस्ट और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट। एंड देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 में रेलवे वर्कर्स ने बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया एंड डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दिया था 1932 में। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhian caps and participated in protest and rallies boycott foreign campaigns। उसके बाद 1930 में हजारों वर्कर्स जो छोटा नागपुर टिन माइंस में काम करते थे उन्होंने गांधी जी का कैप पहना और उसके बाद पार्टिसिपेट किए रैलीज में और जो बॉयकॉट कैंपेन्स हो रहा था। बट द कांग्रेस was reluctant to include workers' demand as the part of its program of a struggle। पर कांग्रेस ने इन्हें इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये बहुत सारे डिमांड हो रहा था प्रोग्राम के हिसाब से। It felt this would alternate industrial and divide the anti-imperial forces। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अगर हो जाएगा तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटी इंपीरियल फोर्सेस अलग हो जाएंगे। Another important feature of civil disobedience movement was a large participation of women। और एक मेन फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का was the large participation of women। वुमेन का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ड्यूरिंग गांधीजी सॉल्ट मार्च thousands of women came out of their house to listen to him। they participated in protest march, manufactured salt and वो लोग पार्टिसिपेट किए गांधी जी के
सॉल्ट मार्च में, और तो और वो आके गांधी जी क्या बोलते थे वो सुन भी रहे थे। और उसके बाद उन्होंने फॉरेन क्लॉथ को भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और तो और लिक्विड शॉप्स को भी बंद करना चाहिए। मेनी वेर टू जेल, और बहुत सारे वुमेन्स जेल भी गए। इन अर्बन एरियाज these women were high caste families। अर्बन एरियाज में जो वुमेन्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो हाई कास्ट फैमिलीज के थे। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स, और रूरल एरियाज में जो थे वो अमीर किसान के घरों में रहते थे, मतलब आए थे। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेकेंड ड्यूटी ऑफ वुमेन। उसके बाद गांधी जी के द्वारा जो स्पीच दे रहे थे गांधी जी, जो अपना जो देश के बारे में बोल रहे थे, ये वुमेन्स को बहुत एक उनके अंदर भी नेशनलिस्ट का भाव पैदा कर दिया। और उन्होंने सोचा कि ये वुमेन के लिए भी जितना जरूरी है, जितना मैन के लिए जरूरी है उतना वुमेन के लिए भी जरूरी है। This increase while public role did not necessarily mean and radical change in the way of position and women was visualized। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम अपना पब्लिक रोल बढ़ाना चाहिए ताकि हम भी ऐसे कैंपेन कर सकें। गांधी जी was convinced that it was duty of a woman to took after home and her be good mothers and good wives। उसके बाद गांधी जी के कन्विंस करने के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे भी हम अपना वुमेन का ड्यूटी भी हम पूरा करना चाहिए, होम का ध्यान रखना, अच्छी माँ बनना और गुड वाइफ्स भी बनना। फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलुक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन। बहुत समय तक कांग्रेस ने डिनाई करते रहे, मतलब इग्नोर करते रहे वुमेन का पार्टिसिपेशन को अपने कांग्रेस के ऊपर, पर इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबलिक प्रेजेंस। उसके बाद धीरे धीरे वुमेन्स का आना शुरू हो गया था कांग्रेस के अंदर। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, क्या क्या लिमिट्स थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के? ओके, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed। पूरा का पूरे सोशल ग्रुप्स मतलब अंडर नहीं आ गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। कुछ थे ग्रुप्स थे, मतलब एक ग्रुप था जो अनटचेबल्स थे, वो लोग 1930 से वो लोग उन्हें बोलते थे दलित और ऑपरेस्ड क्लास, जो पूरा का पूरा लो क्लास था उन्हें ऐसे बोलते थे। फॉर लॉन्ग टाइम क्या हुआ भाई? फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स। बहुत समय तक इग्नोर करते रहे दलित लोगों को। फॉर फियर ऑफेंडिंग द सनातनीस, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, उन्हें ये फियर था कि अगर हम दलित को अगर अपने अंदर ले आएंगे तो फिर हिंदू हमें छोड़ के चले जाएंगे। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने बोला कि हम अगर अनटचेबल्स को नहीं हटाएंगे तो फिर 100 years तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, स्वराज नहीं मिलेगा। ही कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन्स। महात्मा गांधी ने बोला कि अनटचेबल्स जो है वो हरिजन्स है, और द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, जो बच्चे हैं गॉड के। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स एंड टू एक्सेस पब्लिक वेल्थ, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। उसके बाद उन्होंने भी सत्याग्रह का स्टार्ट किया उनके लिए भी, कि उन्हें टेम्पल्स के अंदर आने के लिए एंट्री दिया जाए और तो और एक्सेस टू पब्लिक वेल्थ। उसके बाद उन्हें भी पब्लिक वेल्थ यूज करने की हक दिया जाए, टैंक्स यूज करें, रोड, स्कूल सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बेझिझक ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भांगी। उसके बाद उन्होंने बेझिझक होके
टॉयलेट्स भी साफ किए, क्योंकि ये ज़्यादातर अनटचेबल लोग करते थे कि, और उन्होंने दिखा दिया कि अगर अपर कास्ट हो तो फिर ये अपर कास्ट को टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये दिखा दिया कि अपर कास्ट लोगों को कि हम अपना हार्ट को अगर चेंज कर देंगे तो फिर हम अनटचेबिलिटी को हरा सकते हैं। बट वेन दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, उसके बाद उन्होंने भी सोचा कि हम अलग पॉलिटिकल सिचुएशन लाया जाए। उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला कि हमें उन्होंने भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, और वो लोग चाहते थे कि हमें रिजर्व सीट्स मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और सेपरेट इलेक्टोरेट हो उनके लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दे बिलीव दैट दे वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें अपना सब अलग हुआ जाए, पर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज। दलित participated in the social disobedience movement was therefore limited, particularly in Maharashtra and Nagpur region where the organization was quite strong. उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो दलित के जो क्लासेस थे उन्हें वो ऑर्गेनाइज करने लगे, और उन्होंने सामना किया महात्मा गांधी जी का एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुआ था, बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। और उन्होंने डिमांड किया कि हमें अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिला जाए, पर गांधी जी ने ये सोचा कि अगर ये सब अलग हो गए, he believed the separate electorate for Dalits would slow down the process of integration into society, और उन्होंने सोचा कि ये हमें यूनाइट नहीं करेगा और अलग अलग हो जाएंगे बात, ये अनटचेबिलिटी कभी भी नहीं जाएगा इंडिया से, हमें यूनाइट होना पड़ेगा ताकि हमें अपना स्वराज वापस मिल सके। अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी's position, result was Pune Act of September 1932. It gave depressed class reserved seats in provisional and electoral legislative council, but they were to voted in the general electorate। उसके बाद गांधी जी ने बोला कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिलेंगे सीट्स, उनके लिए रिजर्व हुआ जाएगा, पर उन्हें वोट से जीतना पड़ेगा जनरल इलेक्शंस में। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेर आल्सो लुकहार्म इन द रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद मुस्लिम लोगों ने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिए कि हमें भी अलग पॉलिटिकल सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मतलब अच्छे से मतलब कोऑपरेट नहीं करते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि जो डिक्लाइन हो गया था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एनालिटेड फॉर द कांग्रेस। उसके बाद बहुत सारे मतलब बड़े मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम उन लोगों ने सोचा कि हमें कांग्रेस इसमें और मतलब कांग्रेस ने ये ऑफ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो फिर हमें अपना जो तरक्की का जो देश था और नहीं मिलने वाला। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक हिंदू महासभा। और उसके बाद कांग्रेस ने हाथ मिला देते हिंदू महासभा को, जो कि मतलब हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप था जो कि हिंदू पीपुल्स के ऊपर ही ध्यान देते थे। ओके, आज relation between Hindus or Muslim worsened. Each community organized religious procession with military favor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. उसके बाद हिंदूस और मुस्लिम का रिलेशन और भी खराब होता गया। उसके बाद उन लोगों ने अपना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किया रिलीजियस बेसिस में, और तो और बहुत सारे जगहों पे मारामारी हुई और तो और दंगे भी हुए बहुत सारे जगहों पे। बट बिटवीन द टू कम्युनिटीज के अंदर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग लार्ज मेड efforts to negotiate an alliance in 1927. It appeared that a such unite could forge.
उसके बाद 1927 में उन्होंने सोचा कि मुस्लिम कैसे भी करके मतलब अलायंस दोनों अपने अगेंस्ट अलायंस हो गए थे, मतलब लड़ रहे थे, पर एंड इन 1927 इट अपेयर्ड टू सच ए यूनिट कुड बी फॉर्ज्ड। उसके बाद 1927 में उन्हें ये लगा कि 19 यूनाइट हो सकते हैं हिंदू और मुस्लिम। The important difference were over the question of representation in the future assembly that were to be elected। जो इम्पोर्टेंट था कि उन्हें लगता था कि हमें फ्यूचर असेंबली में इलेक्ट कर दिया जाएगा और या नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे लीडर थे मुस्लिम लीग के, was willingly to give up the demand separate electorate if Muslim were assured reserved seats in central assembly and representative in proportion to population in Muslim dominated provinces। उसके बाद उन्होंने डिमांड किया कि हमें अपना अलग इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट हो जिसमें हम अपने मुस्लिम डोमिनेट किया जाए, और उसके बाद अगर हमें अगर सेंट्रल असेंबली में अगर अपॉइंट किया गया तो फिर हमें ज्यादा मुस्लिम सीट्स दिया जाए। Negotiation over the question of representation continued, but all of resolving the issue of at all parties conference in 1920 disappeared when M.R. Jark of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts of compromise। उसके बाद M.R. जयकार जो हिंदू महासभा के जो एक मेंबर थे, उन्होंने बहुत जोर से अपोज किया, और उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम डिमांड कर रहे थे उनका फुलफिल नहीं हुआ। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर दोनों कम्युनिटीज के अंदर ट्रस्ट नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा, भरोसा टूट गया था। उसके बाद एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल ए यूनाइटेड स्ट्रगल। उसके बाद मुस्लिम्स ये देखकर वो लोग भी रेस्पॉन्ड नहीं किए यूनाइटेड स्ट्रगल्स को। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी इन इंडिया, और बहुत सारे लीडर्स बोल रहे थे कि हम माइनॉरिटी हैं तो हमारा कोई नहीं सुन रहा है, और वो लोग डरने लगे कि हम अगर अपना कल्चर खोल देंगे, आइडेंटिटी खोल देंगे और हिंदू के अंडर मेजोरिटी के अंडर हम डोमिनेशन में रह जाएंगे, तो उनके लिए मुस्लिम के लिए अच्छा सल्यूशन नहीं निकला। तो फिर ये आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को मतलब इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक दिया जाए प्लीज। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप घर में स्टे इन होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय